हेलो दोस्तों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस, जीडी, आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम, एनडीए जैसे एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और नर्सिंग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ये आपका सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। आपको ऐसे ही आज जैसे हम 11th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जीव जगत स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इस जीव जगत में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसमें आप लोग कन्फर्म रहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को लगाने के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उस चैप्टर से, ठीक है? और जैसा कि मैं बता रहा हूँ तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से, हर एक वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग को इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से इस सीरीज़ को। तो हमारा ये पहला वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीरीज़ से जुड़ जाइएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा प्रश्न है जैविक नामकरण, और मैं ये भी बता दूं कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग समझ पाइएगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जैविक नामकरण में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर? मैं आप लोग को बता दूं, तो आप लोग हमसे पहले पहले आप लोग क्या किया कीजिए कि एनसीईआरटी को रीड कीजिए। जैसे आप अगर हमारे इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं इस टेस्ट को दूंगा और मैं ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा, तो आप पहले चैप्टर को पढ़ लें। जैसे मैं जीव जगत का ये वीडियो बना रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग जीव जगत को पहले पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। उसके बाद यहाँ पर आइए और देखिए कि जो 100 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसमें से आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाते हैं, कितना छूट जाता है, उसको आप लोग फिर से रिवाइज़ कीजिए एनसीईआरटी में। क्योंकि सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव लगाने से आप अपना जो वीकनेस है वो नहीं दूर कर पाएँगे। आप लोग को खुद से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैटिन भाषा में, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, ठीक है? हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है हमारा, किसी जीव की द्विपद नामकरण प्रणाली में पहला पद क्या दर्शाता है? इसमें जो पहला पद है वो क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वंश, जेनस। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पैंथरा लियो में लियो क्या दर्शाता है? आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी चल रहा है, आगे की क्वेश्चन अभी बाकी है। तो हमारा जो 4 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति को। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही पैंथरा लियो की बात बोलते हैं, तो ये इसमें जो पैंथरा लिखा हुआ है ये वंश का नाम है, और जो लियो है वो हमारा जाति का नाम है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्पीशीज। हम लोग चलते हैं 5वें नंबर की ओर। जीवों की पहचान और नामकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें इसमें पूछा गया है कि जीवों की पहचान और नामकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें हम लोग इसको कहते हैं, तो इस 5 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामकरण, नॉमेनक्लेचर, ठीक है? नामकरण की प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण ही कहेंगे, ठीक है? और इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, इसीलिए मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ, कहीं-कहीं इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 6ठा नंबर कहता है लिनियस द्वारा, थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग इतना तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इतना समझ जाएँगे, और यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में भी दिख जाएगा, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश साथ में लिखता हूँ। हिंदी अगर मैं सही में नहीं लिख पाऊँ इधर ऊपर में, तो इधर इंग्लिश में जो मैं ट्रांसलेट करके लिखा हूँ उसमें सही लिनियस लिखा हुआ है। लिनियस द्वारा प्रतिपादित द्विपद नामकरण प्रणाली में कितने शब्द होते हैं? तो जब यहाँ पर आप लोग को कॉमन सेंस लगाना है कि जब यहाँ पर लिखा हुआ द्विपद नामकरण प्रणाली, तो मतलब द्विपद मतलब 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जनक लिनियस को कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है होमो सेपियंस में सेपियंस किसे दर्शाता है? जैसा कि मैंने अभी एक पहले प्रश्न में बताया था आपको कि जो पहला वर्ड जो होता है वो होता है हमारा वंश नाम और दूसरा जो होता है वो होता है जाति नाम। तो हमारा इसमें इसका आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का बी, जाति। यह स्पीसीज को दर्शाता है सेपियंस, ठीक है। और होमो हो गया वंश, जीनस का नाम। चलिए हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव जगत की मूलभूत इकाई क्या है? ठीक है, जीव जगत की मूलभूत इकाई क्या है? इसमें किसको कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई? तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न कहता है विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका टैक्सोनॉमी ए, ठीक है। अब हम चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि कोई भी वैज्ञानिक नाम किन शब्दों से मिलकर बना होता है? मतलब कोई भी वैज्ञानिक नाम जो होता है वो किन शब्दों से मिलकर बना होता है? तो आप लोगों ने पहले ही जाना कि पहला वंश नाम और दूसरा जाति नाम। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा 11 नंबर का वो हो जाएगा पहले जीनस यानी वंश, दूसरा स्पीसीज मतलब जाति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। किस वैज्ञानिक ने जीवों को पहली बार द्विपद नाम दिया? ठीक है, किस प्रणाली में मतलब किस वैज्ञानिक ने जीवों को पहली बार द्विपद नाम दिया? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि लिनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति को बताया था, इसीलिए कार्लोस लिनियस को इसका जनक भी बताया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था? आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे शब्दों में लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि लिनियस के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। इसको लोग नेचुरे बोलते हैं, तो आप लोग ऐसे भी कॉमेडी करके याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सिस्टेमा नेचर। हम लोग अब चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर, जीवों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप लोगों ने ये जाना होगा कि जीवों को वर्गीकृत किया जाता है वो अच्छे से अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए और कई सारे याद रखने के लिए भी। कई सारे जीव होते हैं, सबको याद रखने में आसानी होता है, सुविधा होता है, उनकी संरचना को जानने में आसानी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, क्योंकि इन सभी कारणों का पालन होता है। याद रखने में भी आसानी होती है, सुविधा के लिए भी आसानी होती है और उनकी संरचना जानने के लिए, अच्छी तरह से अध्ययन के लिए भी आसानी होती है। तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है डी, सभी कारणों से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले 15वें नंबर की 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवों का वैज्ञानिक नाम किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? तो आप लोग को तो पता है फॉर्मेट वहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बोल्ड करके। तो जीवों का वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है? तो पहला अक्षर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, 16वां नंबर 16 नंबर प्रश्न की ओर। सभी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक नाम होता है वो हमारे किस भाषा में होता है? तो वो होता है हमारा लैटिन भाषा, जो कि मेरा पहला ही प्रश्न था। मैं ऐसे ही आपको घुमा घुमा कर प्रश्न दूंगा, क्योंकि नर्सिंग, नीट और जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा कर दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, सब सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन घुमा कर इसलिए दिया जाता है कि आप लोग जो रट के आएँ वो यहाँ पर पता चल जाएगा। जो समझ के पढ़ते हैं उनको हर क्वेश्चन आसान लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन भी आसान, दूसरा भी आसान, ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ वो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दूसरे नंबर क्वेश्चन से ज्वाइंट होता है, दूसरा और पहला तीसरे से ज्वाइंट होता है, इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। मैं आप लोग के वीकनेस से पूरा कवर करूँगा और आप लोग को एकदम मजबूत बना दूंगा, ठीक है। आप लोग को एकदम हार्ड नहीं लगेगा, धीरे धीरे हार्ड पर पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा लैटिन। हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक जीव है? निम्न में से कौन एक जीव है? तो यहाँ पे जीव तो आप लोग को आराम से पता चल रहा है कि जो पेड़ होता है वो जीव होता है, क्योंकि वो बढ़ता है, उसमें बढ़ने का गुण है। वह एक तरीके से बोलिए तो उसमें रसायन भी मौजूद होते हैं और वो बढ़ता है, उसमें एनर्जी होती है
और वो ऑक्सीजन भी देता है, CO2 भी देता है। एक तरीके से मतलब सजीव का उसमें गुण है। तो यहाँ पर पत्थर नहीं होगा, जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, यहाँ होगा पेड़। हम लोग चलते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। हम बोल दिए ना पहले ही, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे अनुसार। जैसा मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन छूटना ही नहीं है उस चैप्टर से अब, क्योंकि मैं इससे 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा इस मेहनत के लिए लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो, एग्ज़ाम में रिवीजन करने में आसानी हो। 18 नंबर प्रश्न जो है कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पादप वर्गीकरण, पशु वर्गीकरण, जीवन की विशेषताएं और वर्गीकी, रोगों का अध्ययन। क्या हमने इसमें पादप वर्गीकरण पढ़ा? नहीं। क्या हमने इसमें पशु वर्गीकरण पढ़ा? नहीं। हमने इसमें क्या पढ़ा? तो जीवन की विशेषताएं पढ़ी, वर्गीकी के बारे में पढ़ा, टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। रोगों का अध्ययन नहीं, इसमें हम लोग रोगों का अध्ययन नहीं पढ़े। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम लोग चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को कैसे लिखा जाता है? किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इटैलिक रूप में लिखते हैं और अंडरलाइन के रूप में लिखते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम लोग उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। लिनियस द्वारा दी गई नामकरण प्रणाली का नाम क्या है? क्या नाम था उसका? द्विपद नामकरण। आपने अभी पढ़ा था ना, इसके पहले मैंने इस प्रश्न को करवाया है ना। तो इस 20 नंबर का प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, द्विपद नामकरण, बायोनॉमियल। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। जीवधारी को निर्जीव से अलग किस गुण के कारण पहचाना जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रंग के आधार पे मानेंगे? नहीं। हम लोग इस पे कठोरता पे मानेंगे? नहीं। भार पे मानेंगे? नहीं। इसको हम लोग मानेंगे वृद्धि की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 22 नंबर की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी जीवन की विशेषताएं नहीं है? इसमें जो कौन सा ऐसा है जो जीवन की विशेषता को नहीं बताता है? चयापचय बताता है, प्रजनन बताता है, श्वसन बताता है, और संवेदी बोर्ड, ये क्या है? सर्किट बोर्ड। नहीं, हमारा जो ये तीन जो ऑप्शन है, चयापचय, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया, तो ये तीनों एक सजीव के रूप में पाया जाता है। आपके शरीर में भी पाया जाता है, हमारे शरीर में भी पाया जाता है, और भी जंतुओं के शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, जो नहीं इसमें पूछा गया था नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसी जीवधारी की चयापचय क्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा है, अभी से पहले भी आप लोगों ने 10th 9th पढ़ा है, तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा कॉमन सेंस के अनुसार कि ये होता है कोशिकाओं के भीतर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कौन सा गुण सभी जीवधारियों में समान होता है? तो कौन सा गुण होता है जो जीवधारियों में समान होता है? तो वो होता है हमारा बी ऑप्शन, चयापचय। चयापचय जो होता है जीवधारियों में समान होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब 25 नंबर प्रश्न की ओर। ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए और टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और इसको 2x पर ना ही चलाइए तो बेहतर हो, क्योंकि आप यहाँ पर रिवीजन कर, जो रिवीजन करने आए हैं, जिनको सिर्फ आंसर जानना है क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार, और क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही देता हूँ, तो वो सुन भी सकते हैं रिवीजन के तौर पे। हेडफोन लगा लीजिए या सो जाइए और आराम से सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ कर आए यहाँ क्वेश्चन लगाने, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप धड़ से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दिमाग में सोच लीजिए। और मैं आपको वीडियो में लास्ट में एक और बात बोलूँगा, या फिर मैं अभी भी बोल देता हूँ कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का जितना सही होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इससे आपका सच्चाई पता चलेगा, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं, और अभी एग्ज़ाम में इतना दिन है, आपको अभी और कितना मेहनत करना है। ठीक है, इसे मत छुपाइएगा, क्योंकि इससे आप और बेहतर बनिएगा। इसलिए कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, और मैं सभी का कमेंट पे रिप्लाई दूंगा, जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए, इतना समझिए कि मुझे आता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ठीक है,
हमारा जो 24 नंबर प्रश्न था चयापचय हो गया इसका आंसर। हम लोग चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। जीवधारियों में नियमन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, नियमन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आकार बदलना नहीं, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसका ये जो बी जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, ये क्या काम करता है? नियमन का अर्थ होता है कि शरीर का तापमान को नियंत्रण किया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थिर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थिर आंतरिक वातावरण जो है उसको बनाए रखने के लिए उसको क्या उस जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समस्थिति। ठीक है, समस्थिति ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। एकल कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है? ठीक है, एकल कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है? तो इसका जो कोशिका विभाजन द्वारा, उत्तक वृद्धि से, अंग वृद्धि से या भोजन संग्रह से। तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि जब कोशिका का विभाजन ही नहीं होगा तो टिश्यू का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि टिश्यू कब बनता है? कई सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, चमड़ी का निर्माण करते हैं, और इससे हमारा शरीर ढका रहता है, हमारा शरीर का बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो मेन उद्देश्य है वो है कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों में वृद्धि होती है, एकल कोशिकीय जीवों में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच क्यों माना जाता है? तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि जैसे क्योंकि वे श्वसन करते हैं, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो केवल प्रजनन करते हैं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि वे केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होते हैं, ये ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो 28 नंबर क्वेश्चन का सही है। हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा चयापचय की प्रक्रिया नहीं है? इसमें देखिए पाचन हो गया, रक्त संचार हो गया, आपका हो गया श्वसन, पोषण। तो चयापचय क्रियाएं में हम लोग पाचन को ही लेते हैं, श्वसन को लेते हैं और पोषण को लेते हैं। रक्त संचार को नहीं लिया जाता है चयापचय में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। हम लोग चलते हैं 30 नंबर की ओर। एक जीवधारी की संवेदी क्षमता उसे क्या करने में सहायता करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया देने में। 31 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा जीव बिना कोशिका का होता है? इसमें जो कौन सा जीव बिना कोशिका का होता है तो वो है हमारा वायरस। इसमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सामने वायरस दिख रहा है, मारो। ठीक है, 32 नंबर, स्पीसीज शब्द का सही अर्थ क्या है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? स्पीसीज का मतलब होता है हमारा आपस में संतान उत्पन्न करने में सक्षम जीवों का समूह। ठीक है, हम लोग चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। जंतु और पादप के बीच अंतर करने वाला मुख्य लक्षण क्या है? इसमें जो मुख्य लक्षण है वो आपको सामने दिख रहा है, पोषण का तरीका। ठीक है, जंतु और पादप में पोषण का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लक्षण अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, किसे जीवन की इकाई कहा जाता है? तो आप लोग तो जानते ही हैं, कोशिका के अलावा तो जीवन की इकाई किसी को कहा जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो जरूरी है। 35 नंबर प्रश्न कहता है एक जीवधारी के नाम में किसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए फिर से वही मैं आ रहा हूँ, लेकिन इसको मैं घुमा रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए चारों तरफ से, इधर से पूछे, इधर से पूछे या इधर से पूछे, हम तो एक ही जवाब देंगे। तो हमारा 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेनस। ठीक है, जीनस मतलब नहीं समझे, भूल गए क्या आप लोग? जीनस मतलब वंश, वंश का नाम कैपिटल लेटर में, भूल जाते हैं यार आप लोग। और जो जिन्हें याद था उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं भूलने में भी अटक रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग तैयारी करिए। हम लोग चलते 36 नंबर प्रश्न की ओर। ग्रोथ किस प्रकार की विशेषता है? ठीक है, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्रोथ किस प्रकार की विशेषता है? तो ये है हमारा जीवधारियों की मूलभूत विशेषता। 37 नंबर प्रश्न कहता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग
क्योंकि 19 मिनट का वीडियो बन चुका है अब तक, और मैं चाहता हूँ कि इसे 30 मिनट के पहले ही रखूँ, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लग जाता है और आप लोग को वीडियो देर से मिलता है। तो 37 नंबर प्रश्न कहता है संवेदनशीलता किसकी विशेषता है? तो यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर हमारा सभी जीवधारियों, ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जीवन की विशेषता है? जीवन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा हो जाएगा चयापचयी, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न कहता है जीवन के लक्षणों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। भौतिकी में पढ़ेंगे, वनस्पति में पढ़ेंगे या रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे? नहीं ना, जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है, जीवन के लक्षणों का। 40 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कौन सा कथन वायरस के बारे में सही है? तो वे पूर्ण जीव हैं, वे केवल आरएनए से बने होते हैं, वे केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं, वे स्वतः भोजन बनाते हैं? नहीं, वो केवल क्या करते हैं? जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जीवन की कौन सी विशेषता वायरस में केवल जीवित कोशिका के भीतर ही दिखाई देता है? समझ रहे? 41 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। जीवन की कौन सी विशेषता वायरस में केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर दिखाई पड़ती है? तो वो हो जाता है हमारा प्रजनन, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रजनन। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक नाम लिखते समय किस नियम का पालन किया जाता है? तो आप लोग को बता दूं कि 42 नंबर प्रश्न जो बता रहा है उसमें हम लोग दोनों शब्दों को अंडरलाइन या इटैलिक में लिखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यही नियम पालन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा जीव दोनों जंतुओं और वनस्पतियों के लक्षण को दिखाता है? तो ये दिखाता है किसमें? ये होता है यूग्लिना में। यूग्लिना याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है इससे, यूग्लिना को याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रजनन का तरीका जीवधारियों में नहीं पाया जाता है? तो वो पाया नहीं जाता है कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित जिसको कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो वो हम लोग जानते हैं वायरस। वायरस से छोटा क्या है? नहीं है कुछ। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, थोड़ा एटीट्यूड में बात करेंगे अब मूड में आ गए, आप लोग का सही हो रहा होगा, आप लोग भी मूड में आ गए हो एकदम जोश में। चलिए 46 नंबर प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। स्पीसीज प्लांटरम किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो वो लिखा था लिनियस ने, जिसका पूरा नाम कैरोलस लिनियस है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर पे चलते हैं। अस्थाई वैज्ञानिक नाम देने का कार्य कौन करता है? तो वो किसने किया और वो कौन करता है? तो वो हो जाएगा हमारा ICZN ICBN। अब इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ICBN का हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कई जगह आप लोग को ऑप्शन में दे देगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, बोटेनिकल, ठीक है। हम लोग चलेंगे अब 48 नंबर की ओर। दौड़ दौड़ के चलिए, एकदम पहुंचना है अपने आसमां की ओर, ठीक है। सीढ़ी दिखाना मेरा काम है, सीढ़ी पर हाथ पकड़ के मैं चला नहीं सकता, क्योंकि चलना आपको अकेले पड़ेगा। क्योंकि सीढ़ी जो है वो एक लाइन से है, उस पर एक अकेला आदमी चल सकता है, दो आदमी एक साथ नहीं चल सकते, ठीक है। तो आप लोग को अकेले चलना है, कोई आपको साथ नहीं देगा। बस हाँ, जैसे ये मान लो कि मैं सीढ़ी के सबसे नीचे हूँ और मैं चिल्ला चिल्ला कर आप लोग को बोल रहा हूँ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, बस हमारी बात को सुनो, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे जाओ, आगे जाओ, चढ़ते जाओ, ठीक है। ऐसे ही मोटिवेट रहो, हमेशा अपने आप में मोटिवेट रहो, क्योंकि दुनिया आप लोग को डिमोटिवेट करने में लगी हुई है। कंपटीशन इतना है कि एक दूसरे को लोग डिमोटिवेट करने में लगे, इसलिए खुद में मोटिवेट रहना सीखो, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक जीवधारी की प्रजनन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य क्या है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखना, ठीक है। हम लोग चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर।
वृद्धि एक जीवधारी की क्या विशेषता है? वृद्धि एक जीवधारी की क्या विशेषता होती है? तो वो होती है स्थायी, परमानेंट। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पादपों पादपों में वृद्धि कहाँ होती है? तो पादपों में वृद्धि कहाँ होती है? आप लोग पढ़े हैं पूरे शरीर में, केवल पत्तियों में, मेरिस्टेम में या फूलों में? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम में। ठीक है, पूरे शरीर में केवल पत्तियों में ऐसा थोड़ी होता है, मेरिस्टेम में होता है पादपों में वृद्धि। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, नव प्रवर्तक शब्द का संबंध किससे है? वर्गीकरण की इकाई से, भोजन से, प्रजनन से या कोशिका से? नहीं, इसका जो सीधा सीधा संपर्क है वर्गीकरण की इकाई से, यूनिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोग के लिए मैं बोल चुका हूँ, यहाँ इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में, द वर्ड टैक्सॉन इज रिलेटेड टू। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न बोलता है हमारा, वर्गीकरण का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन? स्पीसीज, फैमिली, क्लास, किंगडम, जाति, कुल, वर्ग, जगत। तो इसका जो जगत होता है वो वर्गीकरण का सबसे उच्च स्तर होता है। मैं आप लोग को एक बार बोल के बता देता हूँ कि जो हमारा जो ये लाइन जो चलता है वो इस तरह चलता है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, किंगडम। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया, ये 7 है। मैं फिर से बोलता हूँ, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर, और इसका आंसर जगत हो जाएगा। सबसे जो हाईएस्ट होता है, उच्च स्तर का होता है, वो किंगडम ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। और सबसे छोटा क्या होता है? जाति होता है। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है, टेक्सोनॉमी में फैमिली के ऊपर कौन आता है? टेक्सोनॉमी हियरarchy में फैमिली के ऊपर कौन आता है? तो इसमें सबसे ऊपर में पूछा जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें इसमें एक चीज़ देखो तुम, कि जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा सा ऐसा आएगा कि तुम ना पढ़ पाओगे ना समझ पाओगे, और ऐसा वर्ड आएगा कि जो तुम्हें ना एनसीईआरटी में सही से तुम समझ पाओगे और ना तुम एग्जाम में समझ पाओगे। ऊपर से पैनिक तो अलग ही रहते हैं लोग। ठीक है, तो 53 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर, यानी गन। ठीक है, हम लोग चलते हैं 54 नंबर। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखा करना। ठीक है, ऐसे ही मत मार के आ जाना। 54 नंबर प्रश्न कहता है, किस वैज्ञानिक को बायोलॉजी शब्द का जनक कहा जाता है? लो, अब ये ना जानो तो जिंदगी में कुछ ना जानो। ठीक है, किस वैज्ञानिक को बायोलॉजी शब्द का जनक, इसमें एक चीज याद रखना। ठीक है, बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक और बायोलॉजी शब्द का जनक, यही खेल है बस। तुम मार दोगे यहाँ पर, अरे यहाँ पर ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये गलत है। नहीं, गलत कुछ नहीं है, तो पहले समझो। तुम यहाँ पे क्या ढूंढोगे जल्दी जल्दी में? वैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे तुम बोलोगे। तो वैज्ञानिक का जनक किसे कहते हैं? एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु को। और यहाँ अरस्तु है ही नहीं, अब तुम पगला जाओगे। लेकिन फिर तुम दोबारा पढ़ोगे उसको, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना। किस वैज्ञानिक को बायोलॉजी शब्द का जनक कहा है? मतलब यहाँ शब्द, बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। 55 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवधारियों की पहचान करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पुस्तिका को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग की कुंजी, टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, हम लोग चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। फ्लोरा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लोरा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बता देंगे, जो पढ़ेंगे वो बता देंगे। पादपों की सूची को कहा जाता है फ्लोरा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फौना का मतलब क्या होता है? फौना, इंग्लिश में ही लिखा फौना, बौना मत पढ़ देना, फौना। फौना का मतलब होता है हमारा एक सेकेंड, खाना खाएं अभी तो थोड़ा सा ढकार आ जाता है, क्या करें। और ढकार आना अच्छी आदत है, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं आपको पता है, ढकार आना मतलब पाचन क्रिया स्टार्ट होना, उसी को कहते हैं। ठीक है, जब आपका पाचन क्रिया स्टार्ट हो गया है खाना का, समझिए आप स्वस्थ हैं, आपको ढकार आ रहा है। ठीक है, तो जो 57 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा पशु। फौना का मतलब होता है पशु। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दौड़ के। 58 नंबर प्रश्न कहता है, किस जीवधारी में केवल एक ही कोशिका होती है? अब तो ये सब कोई जानता है पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पैरामीशियम ही एक है जो एक ही कोशिका का बना होता है, और दूसरा अमीबा है।
तो अमीबा तो ये ऑप्शन में है नहीं, है पैरामीशियम, तो हो जाएगा आंसर पैरामीशियम। 58 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? लो, अब भी हमने फुल फॉर्म बता दिया था पहले ना बता दिया, जो नहीं एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो भी जान गए होंगे अब। तो आईसीबीएन का मतलब हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखो, यहीं पे मैंने बात किया था ना इससे पहले प्रश्न में कि आप लोग को बोल देगा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और आप हो जाओगे टाइम फिश। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कहता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, पहले ही गलत है, देख रहा है, बायोलॉजिकल घुसा दिया इसमें, और तुम कहेगा यही सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बोटैनिकल पादप वाला, ठीक है, जी जंतु वाला नहीं, पादप वाला। जो जंतु वाला होगा वो होगा ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये है बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की ओर। जीवों की वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली को किसने मान्यता दी? मान्यता किसने दिया था? आप लोग पढ़े हैं ना, लिनियस ने। लिनियस का पूरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। अब हम लोग 61 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मोनोग्राफ शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पर मोनो शब्द जो शब्द है मोनोग्राफ, इसका जो अर्थ है वो किसी एक वर्ग के सभी ज्ञात जीवों का वर्णन करता है, ठीक है। मोनोग्राफ का मतलब यही होता है कि किसी एक वर्ग के सभी ज्ञात जीवों, मतलब जिनके बारे में जान चुके हैं उनको ज्ञात बोलते हैं, जीवों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते टाइम कौन सी शैली अपनाई जाती है? ठीक है, कौन सी शैली अपनाई जाती है? हमारा जो 62 नंबर प्रश्न करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा होता है वंश प्लस जाति, पहले वंश फिर जाति। 63 नंबर प्रश्न बोलता है हमारा कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जीवन का कौन सा लक्षण दर्शाती है? तो वो दर्शाती है किसका? चयापचयी का, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। 64 नंबर प्रश्न बोलता है हमारा दो जीवों के बीच समान वंश का सूचक होता है। दो जीवों के बीच समान वंश का सूचक कैसे होता है? तो वो होता है समान वंश नाम के, सेम जेनस नेम से, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न कहता है हमारा जीवधारियों की वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? वो है नाम सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नाम सार्वभौमिक होते हैं। 65 नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 63 नंबर प्रश्न बोलता है जब कोई जीव अनुकूलन करके वातावरण में टिकता है या किसका संकेत है? तो वो संकेत किसका है? तो वो हो जाता है अनुकूलन का, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न कहता है जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है हमारे यूनानी ग्रीक से, ठीक है। 67 नंबर का हो जाएगा ग्रीक का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 68 प्रश्न पे चलते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया? तो वो दिया था हमारे ऑप्शन नंबर सी मायर ने, ठीक है, मायर, ठीक है, मायर, मायर। चलिए ठीक है, ज़्यादा कॉमेडी नहीं। 69 पे चलते हैं। समस्थिति का अभाव किस में होता है? समस्थिति का अभाव किस में होता है? तो वो होता है हमारे वायरस में, ठीक है। हम लोग चलते हैं। मैं ज़्यादा ठीक है बोल रहा हूँ ना, अब नहीं बोलूँगा। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी जीव की पहचान होती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया कहलाती है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जब पहले ही पहचान बोल दिया तो फिर आइडेंटिफिकेशन ही आंसर होगा ना। 71 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवधारियों को पौधे और जानवरों में बांटा? तो वो किसने बांटा? वो हमारे अरस्तु थे, ठीक है। हम लोग का चलता है 72 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वर्गीकी कुंजी टैक्सोनॉमिक की का उपयोग किस लिए होता है? हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था। दवा बनाने के लिए, पहचान के लिए, भोजन के लिए, खेती के लिए। हमारा ऑप्शन बी पहचान के लिए। चलिए हम लोग का अब चलता है 73वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा टैक्सा नहीं है? इसमें से टैक्सा कौन नहीं है जी? देखो तो जरा। अच्छा, जैविक नाम, ऑप्शन नंबर डी। ये टैक्सा नहीं है ना। वर्ग टैक्सा है, जाति टैक्सा है, गण टैक्सा है, कुल टैक्सा है, वन सॉरी, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये सब टैक्सा है। साइंटिफिक नेम टैक्सा थोड़ी हुआ, समझे।
74 नंबर पे चलते हैं। सिस्टेमा नेचर किसने प्रकाशित की थी? लो, अभी नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया भाई। लिनियस ने, और किसने? ऑप्शन नंबर सी। 75वां नंबर प्रश्न, किसी जीवधारी के नाम के पीछे लेखक का नाम देना किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? सजावट के लिए, डिजाइन के लिए, हाँ, या देश बताने के लिए, या स्थान बताने के लिए? नहीं ना, नाम के स्वीकृति हेतु, मतलब नाम के स्वीकृति के लिए, समझे? 76 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्राकृत वर्गीकरण पद्धति का आधार क्या है? What is the basic of natural classification system? तो 76वां नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, ये तो अधिकतम समानताएं के लिए ही बता रहा है। तो प्राकृत वर्गीकरण पद्धति का आधार क्या है? अधिकतम समानताएं करना। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 पे चलते हैं। एक ही वंश के अंतर्गत आने वाली सभी जीव क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा एक ही कुल की। समझो, एक चीज समझो, ठीक है? पहले जाति हो गया सबसे छोटा, अब जाति वंश। वंश कैसे बना? कई सारी जाति मिलकर एक वंश बना, कई सारी वंश मिलकर एक कुल बना, ठीक है? तो यहाँ पर एक ही वंश के अंतर्गत आने वाली सभी जीव क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं कुल, एक ही कुल के, ठीक है? अब चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख इकाई कौन सी है? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा जाति। वर्गीकरण पद्धति की सबसे प्रमुख इकाई कौन, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? यूनिट, जाति थी भाई। जाति से ही तो स्टार्ट हो रहा है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, किंगडम। किंगडम और जगत को अलग मत समझना, जगत को इंग्लिश में किंगडम बोलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं 79। निम्न में से कौन सा टैक्सोनॉमिक टूल नहीं है? देखो, इसमें टैक्सोनॉमिक टूल कौन नहीं है? जो देखेगा वो एक बार में बताएगा, जो पढ़ा होगा। वो है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी है जी। हाँ, टैक्सोनॉमिक टूल लेबोरेटरी है? नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अब 80 नंबर प्रश्न की ओर। 80 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि संग्रहित सुखाए गए पौधे को कहाँ रखा जाता है? लो, ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। हर्बेरियम, हवेरियम, सॉरी, हाब्रेरियम, हाब्रेरियम, ठीक है? 80 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद कर लेना भाई। 81 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन वैज्ञानिक नाम का भाग नहीं है? निम्न में से कौन वैज्ञानिक का भाग नहीं है? वैज्ञानिक का भाग कौन नहीं है जी? देखो तो इसमें जरा। तो वर्ग, वर्ग जो है वो वैज्ञानिक नाम का भाग नहीं है, ठीक है? चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। किस पद्धति में जीवों को उनके प्राकृतिक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो होता है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, ठीक है? हम लोग चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के नामकरण से संबंधित है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? तो वो नामकरण, नॉमेनक्लेचर कहलाती है, ठीक है? 84 नंबर देखते हैं। किसमें जीवधारी का वैज्ञानिक नाम हाथ से अंडरलाइन किया जाता है? वो होता है हमारा हस्तलेख में। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, प्रिंट में नहीं, टाइप में नहीं, लैब में नहीं, हस्तलेख में, ठीक है? हैंड रिटन में लिखते हैं जब हम लोग, तो उसको हम लोग हाथ से ही क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कहता है एक जीव के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो हो जाती है जाति, सबसे छोटी इकाई। मैं घुमा घुमा कर ऐसा रटवा दूंगा, मतलब ऐसा बता दूंगा, मतलब ऐसा पढ़ा दूंगा कि दोबारा देखने की किसी की वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं छोटे छोटे पॉइंट से लेके चलूँगा, एक बार में पूरा का पूरा ही यूनिट ख़त्म नहीं कर दूंगा मैं। एक एक करके चलेंगे, एक एक चैप्टर उठा उठा चलेंगे। की का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है भाई? बताओ यार। तो वो होता है हमारे पहचान में, ठीक है? हम लोग चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। 30 मिनट क्या 40 मिनट वीडियो पहुंचता जा रहा है, जल्दी जल्दी बनाना है। टैक्सोनॉमिक हर्चरी में कुल, फैमिली और वंश यानी जीनस के बीच कौन होता है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं।
आप लोग क्या लगा रहे थे इन तीनों में से? कोई ना कोई तो पक्का लगा रहा होगा इन तीनों में से, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। चलेंगे हम लोग 88 नंबर प्रश्न की ओर। एक पौधे के वर्गीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, एक पौधे के वर्गीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? पुष्प संरचना, फल, पत्तियां, जड़ का रंग। देखो 8 में जड़ का रंग मतलब कुछ कुछ बन रहा है, बोलने में अच्छा ही नहीं लग रहा है, जड़ का रंग फालतू लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं 89 नंबर 89 नंबर की ओर दौड़ते हुए। वैज्ञानिक नामों का मानकीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, वो होता है हमारा वैज्ञानिक नामों का हो जाता है हमारा ICZN ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर जंतु का होगा तो ICZN, पादप का होगा ICBN। ठीक है, जूलॉजिकल और बोटैनिकल का अंतर है बस। अब चलते हैं हम लोग 90 नंबर प्रश्न की ओर। फ्लोरा, फौना एंड मैनुअल्स क्या दर्शाते हैं? ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं? मैंने इसके पहले फ्लोरा को भी बताया, फौना को भी बताया, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे, जानवर और दिशा निर्देश को। 91 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन टैक्सोनॉमिक AID नहीं है? AID नहीं है, तो वो कौन नहीं है? ये हमारा लेबोरेटरी। फ्लोरा है, हर्बेरियम है, कीज है, लेकिन ये लेबोरेटरी बीच में कहाँ से आ गया? कुछ भी मतलब। चलो अब चलते हैं 92 प्रश्न की ओर। एक पौधे को हर्बेरियम में संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भाई? बता दो। किया जाता है सुखाकर चिपकाया जाता है। 93 बोटैनिकल गार्डन का उपयोग क्या है? बोटैनिकल गार्डन का उपयोग क्या है? कुछ है? हाँ है। क्या है? जीवित पौधों का संग्रह और अध्ययन करना। उसको रखा जाता है जीवित पौधों को उस गार्डन में, बोटैनिकल गार्डन में, उसका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं 94 प्रश्न की ओर। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? लो, अब बोटैनिकल के बारे में पढ़ लिया तो जूलॉजिकल भी जान लो। जानवरों को प्राकृतिक आवास में देखने का स्थान, जहाँ पर जो जानवर होते हैं प्राकृतिक आवास में रखे हुए होते हैं, उनको अध्ययन करने के लिए उनको स्थान दिया जाता है रखने के लिए। अब चलते हैं हम लोग 95 प्रश्न की ओर। मैनुअल से क्या जानकारी मिलती है? मैनुअल से क्या जानकारी मिलती है हम लोग को? तो वो मिलती है किसी क्षेत्र विशेष के जीवों की जानकारी। ठीक है, 96 प्रश्न की ओर दौड़ते हुए चलते हैं। जीवधारियों की पहचान हेतु दो विपरीत गुणों वाली विशेषता को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, दौड़ के बताओ। हम लोग कहते हैं द्वैध युग्म। ठीक है, द्वैध युग्म। 97 पे हम लोग चलते, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हर्बेरियम किस प्रमुख विशेषता क्या है? हर्बेरियम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो तो हम लोग जानते ही है, संग्रहित सूखे पौधे का। 98 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जैविक नामों में किस टाइप के अक्षर का प्रयोग होता है? तो हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं। पहला बड़ा, दूसरा छोटा, पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम, पहला जेनस, दूसरा स्पीशीज। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लिनियस ने जीवों को कितने भागों में बांटा? तो वो बांटा कितने भागों में? तो 2 भागों में, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, यहाँ साइड में लिख दिया है मैंने, प्लांटी और एनिमिलिया के रूप में बांटा है। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न और इसके बाद हमारा जो जीव जगत है उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जितना बार रिपीट कर दिया आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते, उसके बाद बात करेंगे। लिनियस द्वारा अपनाया गया वर्गीकरण आधारित आधारित था, क्या था? तो वो था कृत्रिम लक्षणों पर। ठीक है, और आज ये हमारा सेशन ख़त्म हुआ इस पहला चैप्टर का, जीव जगत। आप लोग भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल का पहला वीडियो हो गया और इसे मैं अपलोड भी कर दूँगा, आप लोग देखेंगे। आप लोग के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट भी है, और मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला था कि ये वीडियो किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अभी फिर से बोल देता हूँ वीडियो के लास्ट में भी, नीट स्टूडेंट के लिए जो 2026 2027 कभी भी एग्ज़ाम देंगे, NCERT तो वही रहेगा भाई। SSC CGL के लिए, MTS के लिए, GD के लिए, RRB ग्रुप D के लिए और NTPC के लिए, NDA के लिए, BPSC के लिए, UPPCA के लिए, MPPCS के लिए,
और नर्सिंग के लिए। इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये आपका सीरीज़। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना बता दें कि आपका स्कोर कितना आया है 100 में से, और आपने पढ़ाई कैसे कर रहा है, कैसे करना है, मैं गाइड भी कर दूँगा आपके कमेंट पे रिप्लाई करके। तो आप लोग प्लीज़ बिना हिचकिचाए अपने प्रिपरेशन को बताइए, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस चाहिए। 0 टू 100 बना के छोड़ूँगा आप सभी को, इसलिए मैं 0 से 100 तक प्रश्न करवाता हूँ। आप लोग को 0 लेवल से एकदम छोटे बच्चे से क, ख, ग, घ से पढ़ाऊँगा और एक बार मैं डॉक्टर बनाऊँगा, सीजीएल निकलवाऊँगा, एमटीएस निकलवाऊँगा, ग्रुप डी निकलवाऊँगा, एनटीपीसी निकलवाऊँगा, पीपीएससी निकलवाऊँगा, नर्सिंग निकलवाऊँगा, ठीक है? आप लोग निफ़िक्र रहिए, आप लोग को बस पढ़ना है, रिसोर्स मुझे लाना है, मुझे क्वेश्चन बनाना है, आप लोगों को तो बस पढ़ना है, रिवीजन करना है, याद करना है। और हम लोग बिना फालतू बात किए यहीं पे वीडियो को द एंड करते हैं, क्योंकि मुझे फिर से अगले वीडियो के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और मैं रात के 2-2 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? क्योंकि रात में शांति मिलती है और आप लोग को बढ़िया समझा पाता हूँ। इसलिए थोड़ा इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा मेरे मेहनत को मत देखना, अपने मेहनत को देखो कि तुम्हारे लिए अगर ये इम्पोर्टेंट है तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और जिसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो तो खैर अपना टाइम अपने ऊपर ही दो। फालतू के वीडियोस, अगर मेरा वीडियो तुम्हारे लिए फालतू है तो इस वीडियो से दूर ही रहो और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप कहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और मैं हमेशा आपको सीढ़ी के नीचे खड़ा मिलूँगा और आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलूँगा, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, कौन सर बोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो बोला जा रहा है आगे बढ़ने को, तुम्हें आगे बढ़ना है हमेशा के लिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि चेहरा मत देखो कि कौन टीचर हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई और टीचर है। सिर्फ आगे बढ़ते रहो और सभी गुरु का सम्मान करो। जो गुरु का सम्मान नहीं करता, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता, ठीक है? और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।